दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 808 सब्जेक्ट कोड और जो आपका पेपर हुआ है हिंदी भाषा शिक्षण और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हिंदी भाषा शिक्षण जिसने भी दिया है उसके लिए यहाँ पर हम जो है इसके आंसर की बात करेंगे। इस पेपर में आपका 70 नंबर का पेपर था, इसमें से 40% लाने थे, यानी कि 7 चौक 28 28 नंबर अगर आप इसमें से लाते हैं, 28 नंबर मात्र चाहिए था आपको इस पेपर को पास करने के लिए। तो 28 नंबर आप आसानी से ला सकते थे। 15 नंबर के तो एमसीक्यू पूछे गए हैं। इसमें हम सेट ए, ठीक है, सेट बी जिसके पास भी हो, सेट सी और सेट डी, आप सभी के आंसर देखेंगे। ठीक है, बस केवल प्रश्न क्रमांक ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके सेट में। क्वेश्चन तो यही है सारे आपके। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, तो उसे खालिस्तान शब्द कहते हैं। शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं उसका वही अर्थ होगा, तो उस शब्द को हम वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाचक, मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पे टिक करवा देता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम बोलेंगे वाचक शब्द। और लक्षक शब्द क्या होते हैं? शब्द का वही अर्थ नहीं निकलता, जैसे राम गधा है या सूरज गधा है, कोई भी मतलब हमने एक एग्जाम्पल दिया तो हम उसको एक्चुअल में जानवर गधा नहीं कह रहे हैं, वो मूर्ख है, तो वहाँ पे लक्षक होता है, वहाँ पे लक्षण कुछ और है और शब्द का मीनिंग कुछ और है, तो उसको लक्षक शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द का वही अर्थ जब निकलेगा जब वाचक जो बोल रहा है वही आदमी सामने वाला सुन रहा है और समझ रहा है। ठीक है, तो वाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं, यह कथन खालिस्तान ने कहा है। तो यहाँ पर ये रसात्मक वाक्य की कविता कहते हैं, ये विश्वनाथ ने दिया था। ठीक है, विश्वनाथ इसका सही आंसर बिल्कुल है। इन्होंने संस्कृत में बोला था। ठीक है, संस्कृत शब्द में ये बोला गया था रसात्मक वाक्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने संस्कृत में बोला था वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, तो उसी को बोला गया है यहाँ पर, रसात्मक वाक्य ही कविता होता है। इन्होंने संस्कृत में बोला था वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो विश्वनाथ की है ये लाइन। खालिस्तान में आरोह अवरोह लय का ध्यान रखा जाता है। तो हम जब पद पढ़ते हैं, ठीक है, गद नहीं, गद जो होती है गद्यांश होते हैं बड़े बड़े, पद मतलब कविता। तो कविता जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव का, लय का ध्यान रखते हैं, तो पद कविता जो इसका सही आंसर होगा, पद को कविता कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसके बाद, पतंजलि ने खालिस्तान को भाषा का अनुशासन कहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थियों ने 804 का पेपर अगर ढंग से पढ़ा था, 804 सब्जेक्ट आपका देख लेना उठा करके, 804 सब्जेक्ट उठा के देख लेना, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए। मैंने कहा था कि आपके क्वेश्चंस जो है इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहीं पर पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए वहाँ से क्या पूछा गया है, पतंजलि ने खालिस्तान को भाषा का अनुशासन कहा है, तो पतंजलि ने व्याकरण को भाषा का अनुशासन कहा है। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे एमसीक्यू में करवाया हुआ, एमसीक्यू का वीडियो देखना 804 का, आपको पता चल जाएगा। खालिस्तान वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। भाषाई दक्षता का सूचक जब हो जाएगा जब आप सस्वर वाचन करने लगेंगे। ठीक है, मौन वाचन में तो केवल आप समझने के लिए करते हैं, मौन वाचन में अपने मन में पढ़ते हैं। सस्वर वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक होती है, तो यहाँ पे सस्वर वाचन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? तो वो संस्कृत है, सबसे पुरानी और सांस्कृतिक भाषा, जिसको देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। भाषाई कौशलों के नाम लिखिए। भाषाई कौशल आप जानते हैं 4 तरह के होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, श्रवण कौशल है, बोलना कौशल, पढ़ना कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, है ना। तो कल आप लिख देते सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत है। इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। 804 वापस उठाइए, इकाई योजना की विशेषता मैंने उसमें बताई है। 804 सब्जेक्ट कोड उठाना, उसमें बताया है इकाई योजना की 2 विशेषताएं वहाँ पे बताइए। मैंने आपको अपने हिसाब से यहाँ पर बता दिया है, इकाई योजना देने के शिक्षण कार्य के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आकलन से क्या आशय? आकलन का मूल्यांकन का कल ही क्वेश्चन हमने देखा था, परसों भी देखा था। बहुत सारे सब्जेक्ट में आकलन मूल्यांकन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आकलन से क्या आशय? मैंने अपने हिसाब से लिया, आकलन बच्चे की आवश्यकताओं के बारे में सूचना को एकत्रित करना और एक साथ लाना है। बाकी आपने आकलन के बारे में क्या लिखा, अगर सही लिखा है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने ये लिखा है तो मैंने ये नहीं लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आकलन की बहुत सारे जो है आप जो है आशय बता सकते हैं। मूल्यांकन की एक परिभाषा। मूल्यांकन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैंने हन्ना की परिभाषा लिखी है। इसलिए हन्ना ने कहा है, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और
और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। ये हन्ना के हिसाब से मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। आपने चाहे किसी के हिसाब से कोई डेफिनेशन लिखी हो, एक परिभाषा आपको लिखनी थी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पेपर था। देखिए, आकलन आप जानते थे, मूल्यांकन आप जानते थे, इकाई योजना आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इसकी कोई भी एक विशेषता बता सकते थे, भाषाई कौशलों के नाम आसानी से बता सकते थे, ठीक है। और भारत की सांस्कृतिक भाषा में अगर आपको कमी लगी हो, गड़बड़ लगी हो, तो कोई बात नहीं, संस्कृत हो गया, ठीक है। ऊपर आपने देखा यहाँ पर जो आपके खाली स्थान थे वो पहले में वाचक था, दूसरे में विश्वनाथ है, तीसरे में आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं क्वेश्चन है। पद काव्य है, इसमें आरोह अवरोह और लय का ध्यान रखा जाता है। और उसके अलावा जो है व्याकरण को पतंजलि ने भाषा का अनुशासन कहा है, ठीक है। और साथ ही साथ स्वस्वर वाचन में निपुणता जो है भाषाई दक्षता का सूचक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आते हैं यहाँ पर, फिर से 804 उठाइए, फिर से 804 सब्जेक्ट उठाइए। एमसीक्यू देखिए उसका जो मैंने करवाया हुआ है, इसमें से अंतःस्थ व्यंजन है तो य र ल व, ये बताया था, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, स ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 804 में ही करवाया हुआ क्वेश्चन है। कविता में सौंदर्य निहित होता है, कविता में जो सौंदर्य होता है वो भाव सौंदर्य होता है, कविता में भाव सौंदर्य होता है, ठीक है। भाषा सौंदर्य, विचार सौंदर्य की जरूरत नहीं होती इसमें, ऐसा कोई हम जो है कविता में नहीं देखने को मिलता। भाव सौंदर्य होता है, ऑप्शन करेक्ट। लिखना सीखने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि जो है वो मॉन्टेसरी विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जैकार्ट विधि और पेस्टाल विधि में केवल हम जो है अनुसरण कराते हैं, अनुकरण कराते हैं, लिखना सिखाते हैं, बताना सिखाते हैं, ठीक है। उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें हमारे हाथों का सहयोग की आवश्यकता। इसमें खंड काव्य का उदाहरण है, खंड काव्य जो किसी के जीवनी पे आधारित हो तो वो है जयद्रथ वध, ठीक है। किसी के जीवन के ऊपर कोई आधारित हो उसे जो है हम खंड काव्य कहते हैं। किसी की जीवनी पे लिखा गया काव्य जो है वो खंड काव्य कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया उदाहरणों की, ये रामायण, रघुवंश, पृथ्वीराज आसु, ये सारे महाकाव्य हैं। उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं, तो हम किस में करते हैं, आपको याद होगा, परीक्षण प्रणाली तो छोड़ दीजिए, ठीक है। परीक्षण प्रणाली तो मतलब ही नहीं उठता कि उसकी सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण और चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। उदाहरणों की सहायता से, उदाहरण जब आ गया तो उदाहरण की बात किस में होती है। देखिए, भाषा सत्सर्ग प्रणाली में क्या होता है, भाषा सत्सर्ग प्रणाली में क्या करते हैं, भाषा की कोई रचना में व्याकरण के नियम व उदाहरण को समझते हैं। आगमन प्रणाली क्या कहती है, आगमन में उदाहरण प्रस्तुत करके उसके विश्लेषण द्वारा सामान्य कोई नियम या सिद्धांत निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगमन प्रणाली जो है ये सही हो जाएगा कि उदाहरणों की सहायता से। तो आगमन में उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं पहले, यानी कि उदाहरणों की सहायता से ही विश्लेषण करते हैं और सामान्य सिद्धांत कोई भी नियम निकालते हैं चिंतन द्वारा, ठीक है। तो ये आपका आगमन प्रणाली हो गया। निगमन में हम जो है पहले उदाहरण नहीं देते, ठीक है, नियम बताते हैं फिर उदाहरण देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। मौन वाचन से होने वाले लाभ बताइए। 804 पेपर देखिए, 808 पेपर, दोनों पेपरों का एमसीक्यू और बड़े क्वेश्चंस देखिएगा। वीडियो उठा करके आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मौन वाचन से होने वाले लाभ बताइए। प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। निगमन प्रणाली का वर्णन कीजिए, अभी बताया मैंने। गृह कार्य की उपयोगिता लिखिए। अनुस्वार से आप क्या समझते हैं। बोलना कौशल विकास के लिए कोई एक गतिविधि लिखिए। महाकाव्य क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। गद्य शिक्षण का महत्व लिखिए। आप केवल, मैंने कहा कि आपने अगर 804 पढ़ा था और 808 पढ़ा था, ये दो सब्जेक्ट हिंदी के सब्जेक्ट हैं आपके, आप चेक करना। आपके पास तो आपका एग्जाम सेंटर हॉल टिकट भी है, उसमें आपको दिख जाएगा। ये दोनों देखना, इसमें आपको पता चलेगा कि ये आपके इन दोनों विषय में से ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर दिया गया है। आदिकाल में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी का साहित्यिक महत्व बताइए। कविता द्वारा छात्रों में भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जाती है। बाल गीत कविताओं के संकलन में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। स्वस्वर वाचन के गुण बताइए। बालाघात के नियम बताइए। सारे क्वेश्चन ये देखते जाइए। क्वेश्चन आप केवल दो पेपर देखिए, 804 और 808, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। कविता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कविता में निहित सौंदर्य का वर्णन कीजिए। सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख को स्पष्ट करते हुए लेखन कौशल के विकास में इनकी भूमिका बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। अथवा स्वस्वर और मौन पाठन के तरीकों को समझाइए, करवाया क्वेश्चन। गद्य शिक्षण के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए, करवाया क्वेश्चन। एकांकी शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भाषा की कक्षा में सार्थक वातावरण निर्माण हेतु किए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा में देखिए, प्राणों के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन थोड़ा सा लगाया, बाकी आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं। और व्याकरण की एक परिभाषा देते हुए उसके मुख्य विभागों का वर्णन किया। परिभाषा अभी व्याकरण की मैंने ऊपर बताई, पतंजलि वाला व्याकरण शब्दानुशासन है महर्षि पतंजलि के अनुसार, और फिर उसके बाद विभागों का वर्णन कर सकते थे। अथवा में व्याकरण शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए आप कौन सी गतिविधियां विद्यालय में आयोजित करेंगे। योगात्मक मूल्यांकन क्या है, ठीक है।
और यहाँ पर पूछा गया योगात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। देखिए योगात्मक मूल्यांकन भी हमने किया हुआ है। अथवा में भाषा शिक्षण के आकलन में कौन से तरीके उपयोग में लाए जाते हैं समझाइए। तो बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन पेपर था। बस बच्चों ने अगर मेरी बात स्टार्टिंग से जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था आप लोगों को समझाता रहा था कि हर विषय एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका क्वेश्चन उठा के उसमें फेंकेगा, उसका क्वेश्चन उठा के इसमें फेंकेगा। मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे अभी आप नेक्स्ट जो पेपर देंगे, आपका नेक्स्ट जो पेपर बचा हुआ है उसको दोगे तो भी आपको आपके दूसरे सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि प्रोसेस प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, अगर ये दो सब्जेक्ट देखोगे तो ये दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। पेडागोजी इंग्लिश का क्वेश्चन प्रोफिशिएंसी में पूछा जाता है, प्रोफिशिएंसी का क्वेश्चन पेडागोजी में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रहें और बढ़िया से पढ़ें। और आपका मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का भी पेपर आप करेंगे और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का भी है, उसको भी आप करेंगे। तो इससे आपने आंसर की मिला लिया होगा। आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।